हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जनवरी 2021 सीटेट का पेपर। उसका सबसे पहला सेक्शन जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसका पूरा सॉल्यूशन और साथ में बीच बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, वो भी मैंने आपके लिए तैयार किया है। आई होप ये आपको आने वाली सीटेट के लिए हेल्प करेगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये है 2021 जनवरी का सीटेट का पहला पेपर। इसमें कोड दिए जाते हैं IJKLM, IJKL, 4 होते हैं। उसमें ऑर्डर अलग अलग हो जाते हैं, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो ये सबसे पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये है क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 30। टोटल 30 MCQs हैं। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। एक खेल चल रहा था जिसमें खेल में चोट लगने की वजह से रोहन रोना शुरू कर देता है। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड। ये देख के उसके पापा जो है वो बोलते हैं, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। लड़कियों की तरह मत रो, लड़के रोते नहीं। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर, ये जो पापा ने जो स्टेटमेंट कहा है वो क्या दिखाता है? रिफ्लेक्स जेंडर स्टीरियोटाइप। क्या ये जेंडर स्टीरियोटाइप दिखाता है कि लड़के को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए? चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, एक जेंडर को चैलेंज करते हैं, ऑपोजिट जेंडर को। रिड्यूसेस जेंडर बायस, इससे जेंडर में हो रहे भेदभाव कम हो जाते हैं। प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी, या दोनों जेंडर इक्वल है ऐसा दिखाता है। तो ये है जेंडर स्टीरियोटाइप। ये जो सालों से बंधी हुई मानसिकता है वो दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। अगर एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, सबसे अच्छा क्लासरूम है, तो टीचर को सिर्फ करिकुलम फॉलो करना चाहिए। एम्फेसिस शुड बी ऑन अ कंपीटिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, या फिर बच्चों के अंदर इंटरनल कंपटीशन बढ़े उसके ऊपर जोर देना चाहिए। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड ऑन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ऐसी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज खड़ी करनी चाहिए जिससे नॉलेज बड़े, कंस्ट्रक्ट हो। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर, या फिर बच्चों को उनके एकेडमिक स्कोर के आधार पे डिवाइड कर देना चाहिए कि ये होशियार है, ये डफर है, ये एवरेज है, वैसे। तो एक चीज़ आप याद रखो कि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो आप जब भी ऑप्शंस हो तो उसमें जो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है वही आपका सही आंसर होगा। और ज़्यादातर बच्चों के साथ ही कोई भी आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो बच्चों के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव, ताकि बच्चे के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ ना जाए। तो इसका सही आंसर है एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। After observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decided to provide clues and hints in the form of what, why, and how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will, ये क्या दिखाता है? अगर टीचर किसी बच्चे को हिंट के तौर पे क्या, कब और कैसे ऐसे हिंट देता है, तो ये क्या है? डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, क्या इससे बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा सीखने के लिए? एक्ट एज अ स्केफोल्ड फॉर लर्निंग, क्या ये चीज बच्चों को सीखने के लिए सीढ़ी का काम करेगी? कॉज विड्रोवल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, क्या ये बच्चों के अंदर विड्रॉल टेंडेंसी, छोड़ के भाग जाने वाली चीज खड़ी करेगी? बी मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्या ये चीज मीनिंगलेस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्ट एज एन स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। ये एक सीढ़ी की तरह काम करेगा, बच्चों को हिंट देना, क्या, कब, कैसे। तो ऐसी पॉजिटिव चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेव व्योत्स्की, जिसकी थियरी की अभी हमने क्वेश्चन था, ये कौन है? इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लेव व्योत्स्की वॉज अ सेमी रशियन साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज सोशियो कल्चरल थियरी। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जो अपनी सोशियो कल्चर थियरी के लिए बहुत जाने जाते थे। ही बिलीव्ड दैट सोशल इंटरेक्शन प्लेज एन क्रिटिकल रोल इन चिल्ड्रंस लर्निंग।
वो हमेशा से ये मानते थे कि समाज में जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बच्चे के सीखने के ऊपर। अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर। और ये सीखने की जो चीज़ है वो कल्चर से काफ़ी जुड़ी हुई होती है और उससे इन्फ्लुएंस भी होती है। इमिटेशन, गाइडेड लर्निंग एंड कोलैबोरेटिवली लर्निंग फीचर्स प्रोमिनेंटली इन दिस थियरी। ये सारी चीज़ें वो अपनी थियरी में रखते थे। उनकी थियरी क्या थी? लेव Vygotsky was a prolific writer publishing 6 books in a psychology in a 10 years। 10 ही सालों में उन्होंने 6 साइकोलॉजी की बुक लिख ली थी। His interests were diverse but often centered on a child development। उनके इंटरेस्ट तो हालांकि बहुत सारे थे, पर ज़्यादातर उनको चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक ज़्यादा पसंद था। उसके साथ साथ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट एंड द लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके साथ साथ आर्ट और लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे किया जाए इनके ऊपर भी बहुत सारी थियरीज इन्होंने दी है। He developed several important theories about the way children learn and grow within a culture and society। उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट थियरी दी है कि वो बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे ग्रो करते हैं किसी कल्चर या सोसाइटी के बीच में। तो ये था लिव Vygotsky के बारे में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? इसमें से कौन सी चीज सही है सोशलाइजेशन, बच्चों के सोशलाइजेशन के ऊपर? स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। ये सही है। स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, ये गलत है। स्कूल कभी भी प्राइमरी सोशलाइज एजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे पैदा होने के बाद कुछ वक्त तक घर रह रहे हैं, घर में सारी चीजें सीखते हैं, उसके बाद स्कूल जाता है। सेकंड ऑप्शन। थर्ड, पेयर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट्स एंड फैमिली इज अ सेकेंडरी। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। नहीं, फैमिली तो प्राइमरी ही होगा। तो फैमिली प्राइमरी वाला एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसिस दैट। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किस बात पे जोर देती है? तो इसमें ऑप्शंस आपको हैं। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसको हम आईक्यू बोलते हैं, कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट से ही आप किसी का आईक्यू मेजर कर सकते हो, ये चीज सही नहीं है। सेकेंड, इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंश्योर्स द इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स। एक चीज में कोई चीज इंटेलिजेंस है तो वही डिसाइड करती है कि दूसरे चीज में भी आप इंटेलिजेंस होगे या नहीं। नहीं, दैट इज रॉन्ग। थर्ड, देर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंसेस। ये सही हो सकता है। बहुत अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं, तो ये सही हो सकता है। एंड फोर्थ, देर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। नहीं, ये भी गलत है। हर कोई हर चीज में एक समान इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। किसी को खाना पकाने में इंटेलिजेंस होता है, किसी को पढ़ने में होता है, किसी को लोगों को मनाने में होता है। देर आर सेवरल टाइप्स। खेल में होता है। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। तो सही आंसर मुझे लग रहा है, हाँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट दैट स्टेज ऑफ मॉरलिटी। ये जो है कोहलबर्ग्स, वो काफी अपनी थियरी के लिए माने जाते हैं। इनकी थियरी भी काफी अच्छी है। ये बोल रहे हैं कि कोई और आपको अप्रूवल दे रहा है और उस अप्रूवल की वजह से वो चीज आप करते हो, तो ये मोरालिटी का कौन सा स्टेज है? तो इसके ऑप्शंस हैं। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड फॉर्मल कन्वेंशनल। तो इसका सही आंसर है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, रैवाजिक, जो चलता आ रहा है वही, बिना अपना दिमाग लगाए या बिना कोई क्वेश्चन किए आप चीज़ों को अपना रहे हो क्योंकि दूसरों ने आपको उसको अप्रूव करके दिया है, तो ये कन्वेंशनल है। इसके साथ साथ कोहलबर्ग के बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं। Kohlberg's theory of a moral development is a theory focuses on how children development morality and moral reasoning। ये चीज दिखाती है कि बच्चों के अंदर मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे आ जाती है रीजनिंग उसमें। तो कोहलबर्ग्स थियरी सजेस्ट दैट मोरल डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ सीरीज ऑफ 6 स्टेजेस। ये मानते थे कि मोरालिटी जो है, मोरल्स जो है, वो 6 स्टेजेस के अंदर बच्चों के अंदर आते हैं। द थियरी ऑल्सो सजेस्ट दैट मोरल लॉजिक इज प्राइमरी फोकस्ड ऑन अ सीकिंग एंड मेंटेनिंग जस्टिस। ये भी मानते थे कि मोरल का जो लॉजिक है वो ज्यादातर न्याय प्रिय होता है, जस्टिस के तरफ होता है। तो स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट कौन कौन से थे?
कोलबर्ग्स थियरी इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 प्राइमरी लेवल्स। इन्होंने अपनी थियरी को मेन 3 हिस्सों में तोड़ दिया और 3 हिस्सों में 2-2 स्टेजेस डाल दिया। पहला है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसके अंदर ऑब्डियंस एंड पनिशमेंट थी, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। सेकेंड है कन्वेंशनल मोरालिटी, डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। और लेवल 3 जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के ऊपर है। ठीक है, तो आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। लेव Vygotsky's social cultural perspective of learning emphasizes importance of dash in a learning process। तो इसके ऑप्शंस है कल्चरल टूल्स, एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन एंड इक्विलिब्रिएशन, जिसको बोला जाता है सांस्कृतिक उपकरणों, कल्चरल टूल। एट्रीब्यूशंस मतलब गुणारोपण, आप क्या वैल्यूज ऐड करते हो। मोटिवेशन, उसको प्रेरणा देना। और इक्विलिब्रियम, कि आप बैलेंस बनाए रखते हो। तो इसका सही आंसर है कल्चरल टूल्स। सांस्कृतिक उपकरणों में ये एम्फेसाइज करता है, जोर देता है। 8. In his theory of cognitive development, Jean Piaget explained the cognitive structure in terms of dash। Jean Piaget, ये भी काफ़ी अच्छी इनकी थियरीज हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन में बहुत सारा काम किया है और काफ़ी अच्छे से किया है। साइकोलॉजिकल टूल्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कीमास, जिसका मतलब होता है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का संक्षिप्त क्षेत्र और स्कीमा, मनोबंध। इसका सही आंसर है स्कीमास, मनोबंध। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। नहीं, और एक क्वेश्चन है इसके बाद। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेट्स थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो क्या कैरेक्टराइज करता है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, बोध पाठ जिसको बोलते हैं, वैसा सोच आपकी होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन इज थॉट, कि आप जो सोचते हो उसका सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एक केंद्र में सोचना चाहिए जिसके इर्द गिर्द पूरी चीज़ घूमती हो। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, आप चीज़ों को कम करते जाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है वो। या फिर आगे लास्ट ऑप्शन है एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट्स, अमृत सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, प्रक्रिया क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर, हाँ, सेंट्रलाइजेशन इन थॉट इज अ राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। जीन पियाजेट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज अ theory of cognitive development suggests that the children move through 4 different stages of learning, कि बच्चे 4 अलग अलग स्टेज में सीखते हैं। This theory focus not only on understanding how children acquire knowledge but also on the understanding of the nature of intelligence। यहाँ तक कि इंटेलिजेंस के बारे में भी उन्होंने लेवल डाउन किए हैं। पिजेट्स स्टेजेस आर, उनके स्टेजेस से सेंसोरी मोटर स्टेज, जन्म से लेके 2 साल तक को सेंसोरी मोटर स्टेज कहा जाता है। 2 साल से लेके 7 साल, दूसरे 5 साल जो होते हैं उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। 7 से लेके 11 तक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है और 12 साल या उससे ऊपर को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect in the context of development? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर फॉर एवरीवन, ये चीज सही नहीं लग रही। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली थ्रू द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, ये भी सही नहीं लग रहा। डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, देखते हैं। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यस। फोर्थ ऑप्शन इज मस्ट एंड राइट, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल अलग अलग जगह, मल्टी डायमेंशनल अलग अलग दिशाओं में डेवलपमेंट हो सकता है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज, यहाँ पे जो हमने जीन पियाजेट किया ना वही ये सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है। सेंसरी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट सेंसरी। सेंसरी सबसे पहले होता है, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले होता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, आई थिंक, नहीं ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हिंड्रेंस मतलब बाधा, तकलीफ कि सीखने में ये बाधा रूप है। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ए टीचर, टीचर का फेलियर है कि वो इसको नहीं हैंडल कर पा रहा। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, एबिलिटी के हिसाब से ग्रुप्स में उसको बांट देना चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है तो ये सही बात है, फोर्थ इज द राइट आंसर। एंड इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, अगर इंक्लूसिव क्लासरूम है तो उसमें किस में जोर देना चाहिए? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जिससे लोग अलग अलग ना फील करें। सेग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, उनको सोशल आइडेंटिटी के अलावा उनको सेग्रेट अलग कर देना चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स चिल्ड्रन, फोर्थ ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सो हाँ इट इज द राइट आंसर, फोर्थ। According to Right of Persons with Disabilities Act 2016, which of the following term is appropriate to use? 2016 में फिजिकल डिसेबिलिटी को लेके जो एक्ट था वो किस चीज़ के लिए परफेक्टली है? रिटार्डेड स्टूडेंट्स के लिए, हैंडीकेप्ड स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, या फिर स्टूडेंट विथ क्रिप्ड बॉडी। सो थर्ड ऑप्शन फिजिकल डिसेबिलिटी, क्योंकि नाम में ही है तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ये जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल एंश्योर दैट, गवर्नमेंट को ये एंश्योर करना है कि PWD एंजॉय द राइट ऑफ इक्वालिटी, उनको ये चीज़ इक्वालिटी लगे, उनको लाइफ विथ डिग्निटी, वो स्वाभिमान के साथ जी सके, एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज और हर ओन इंटीग्रिटी इक्वली विथ अदर्स, और उनको भी इंटीग्रल पार्ट माना जाए सोसाइटी का, ये उनको फील करवाना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। द गवर्नमेंट इज टू टेक द स्टेप्स टू यूटिलाइज द कैपेसिटी फॉर द PWD बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, और ये आसपास का जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not, teacher को क्या नहीं करना चाहिए? use multiple audio visual aids, ये तो करना चाहिए। use constructive pedagogical approaches, ये भी करना चाहिए। do individualized educational planning, ये भी करना चाहिए। practice rigid structure of pedagogy and assessment, rigid तो नहीं होना, ऑप्शन नंबर 4 is wrong I think, सो हाँ, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ पेडागोजी, एक फिक्स चीज़ पे चलना चाहिए, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। हर साल अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है। अ टीचर इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वो ढल जाना चाहिए हर सिचुएशन में। आगे बढ़ते हैं। डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ अ क्रिएटिविटी, कौन सी चीज़ है जो लो कंप्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी या इनअटेंटिवनेस, इनमें से कौन सी चीज़ है जो क्रिएटिविटी को आइडेंटिफाई कर सकती है? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आई थिंक, तो यही होगा आई थिंक, यस, डाइवर्जेंट थिंकिंग से आप किसी भी चीज़ की क्रिएटिव, क्योंकि वो अलग सोचता है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, तो दिस इज द राइट आंसर। In order to address learners from diverse backgrounds, a teacher should, टीचर को क्या करना चाहिए? Avoid talking about aspects related to diversity, draw examples from diverse setting, use standardization assessment for all, use statement of that strengthen and negative stereotypes। So ऑप्शन नंबर सेकंड, कि अगर वो डाइवर्स बैकग्राउंड से है तो डाइवर्स बैकग्राउंड के एग्जाम्पल्स लेने चाहिए, आई थिंक हाँ, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको किस तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए? फोकसिंग ऑन अ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, एनकरेज द यूज ऑफ एनालॉजीज, जनरेटिंग फियर अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, ये तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं है, एनकरेजिंग हो सकता है, एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रॉब्लम,
ड्रिल एंड प्रैक्टिस फर्स्ट भी नहीं है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड इज एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, यस राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, सीखने के लिए मोटिवेशन को टिकाए रखना किससे हो सकता है? पनिशिंग द चाइल्ड, बच्चों को पनिशमेंट देके नहीं। फोकसिंग ऑन अ मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, मास्टरी हो उसी में करो, नहीं। गिविंग वेरी इजी टास्क टू द चिल्ड्रन, ये भी नहीं, क्योंकि चैलेंज नहीं होगा तो बच्चे सीखेंगे नहीं। फोकसिंग ऑन अ रोड मेमोराइजेशन, नहीं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा सही है सेकंड ऑप्शन आई थिंक, यस, फोकसिंग ऑन अ मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, कि उसको मास्टर होते जाए। यहाँ पे देखो ज़्यादातर सभी गलत लग रहे हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे ज़्यादा सही कौन सा है या सबसे कम गलत कौन सा है, दैट शुड बी योर आंसर। चलो नेक्स्ट, शेम क्या है? हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, हाँ ये हो सकता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, ये इफेक्टिव तो ज़रा भी नहीं है कि बच्चों को शर्मिंदा करो, नहीं। शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बार बार कभी नहीं होना चाहिए, बच्चों को शर्मिंदा कभी मत करो। तो कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कॉग्निशन सबसे सही है, हाँ सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रास्ता कौन सा है इनमें से? रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मरवाओ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट, कि हर कॉन्सेप्ट के बीच में क्या रिश्ता है ये आप करो, ये अच्छा ऑप्शन है। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, एनालिसिस किए बिना ऑब्जर्वेशन, ये गलत है। इमिटेशन एंड रिपीटेशन, उसको बार बार करवाओ। अच्छा, रोड मेमोराइजेशन और इमिटेशन रिपीटेशन अलग है। रोड मेमोराइजेशन में बिना समझे रट्टा मरवाना होता है, जबकि इमिटेशन और रिपीटेशन में समझ के बार बार उसको करना होता है, ठीक है। तो सबसे गलत चीज होती है बिना समझे रट्टा मरवाना। इमिटेशन और रिपीटेशन बहुत सारे स्कूलों में होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पाठ करना, बार बार याद करना। तो ये सेकंड जो है वो मोस्ट सही लग रहा है, यस, एक्सप्लोरेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स। A teacher should analyze the various error made by students on a given task because उसको जो टास्क दिया है उसकी वेरियस एरर्स को एनालाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, ताकि वो उस हिसाब से उसको सजा दे सके। गलत है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ प्रोसेस, ताकि उसको पढ़ाने के मेथड में बदलाव करने की ज़रूरत महसूस हो, या दैट कुड बी राइट। She can segregate those who made more errors in a comparison to others, उनको देखना चाहिए कि कौन सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है, कौन सबसे कम। Learning is solely based on correction of errors, गलतियों को सुधारने से ही लर्निंग होती है। ये सेकेंड एंड फोर्थ में, आई थिंक फोर्थ इज अ मोर, ओके सेकेंड इज मोर, अंडरस्टैंडिंग द एरर्स आर मीनिंगफुल टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दैट इज अ गुड आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न वैन, बच्चों के लिए सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जाता है कब? इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन अ डिसकनेक्टेड चंक्स, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो टुकड़ों टुकड़ों में दी गई है बिना किसी कनेक्शन के, तब ये डिफिकल्ट हो जाता है। दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, जब उनको बहुत मोटिवेटेड किया जाए तब ये मुश्किल हो जाता है। लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड, जब लर्निंग को समाज से जोड़ा जाए, नहीं। कॉन्टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, जब कॉन्टेक्स्ट को अलग अलग रास्तों से समझाया जाए। तो इन्फॉर्मेशन जब टूटी टूटी होगी तभी बच्चों को समझने में मुश्किल होगी, कोई ना सर होगा ना पाया, वैसे होगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर आई थिंक, यस। 24, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, सबसे अच्छा स्टेट कौन सा, स्थिति परिस्थिति कौन सी होती है? हाई अराउजल, हाई फियर। अराउजल का मतलब होता है उत्तेजना, एक्साइटमेंट, कि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो और सबसे ज़्यादा डर हो। सबसे ज़्यादा डर और एक्साइटमेंट में तो लोग पागल हो जाते हैं, ये नहीं है। लो अराउजल, हाई फियर, सबसे कम एक्साइटमेंट हो और सबसे ज़्यादा डर हो, तो ये चीज़ भी गलत है। मॉडरेट अराउजल और नो फियर, कि मीडियम एक्साइटमेंट हो, बच्चे नॉर्मल एक्साइटेड हो और डर ज़रा भी ना हो, ये सही हो सकता है।
नो अराउजल नो फियर, जरा भी एक्साइटमेंट भी नहीं होनी चाहिए और डर भी नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो थर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सो थर्ड इज द राइट आंसर। 25 आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट constructivist view of learning suggests that children dash construction of their own knowledge। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब किसी भी चीज़ को बनाने का व्यू अगर लर्निंग सजेस्ट है तो बच्चों के अंदर क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज हैव नो रोल प्ले इन, बच्चों का इसमें कोई रोल ही नहीं है। आर सोलली डिपेंडेंट ऑन आइडल्स फॉर, वो पूरी तरीके से बड़े लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। प्ले एन एक्टिव रोल इन, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आर सोलली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक्स, के वो बुक के ऊपर। तो थर्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आई थिंक। हाँ, प्ले एन एक्टिव रोल, बच्चों का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, इसमें से कौन सी मान्यता सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है? एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, कि इसकी जो क्षमता है वो और भी अच्छी हो सकती है। एबिलिटी इज फिक्स्ड, इसकी जो क्षमता है वो इतनी ही रहेगी, मेहनत करो या ना करो, ये गलत है। एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, कितनी भी कोशिश करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी गलत है, नेगेटिव है। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, जो फेलियर है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही आसान आंसर, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। चलो आगे बढ़ते हैं। Conceptual understanding among the student is likely to improve in the setting which emphasizes on, conceptual understanding को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? competitions, अंदर ही अंदर उनको लड़वाओ, नहीं ये गलत है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी, ये भी। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशंस, ये सही हो सकता है। इंक्वायरी एंड डायलॉग, तो सबसे ज़्यादा सही आंसर इसका है इंक्वायरी एंड डायलॉग। सबसे ज़्यादा इंक्वायर करो और उनको कम्युनिकेट करवाओ उस टॉपिक के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा सही है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट द वे शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। एक टास्क के बारे में सानिया खुद से ही बात कर रही है कि उसको वो किन तरीकों से कर सकती है। अकॉर्डिंग टू लिव व्योत्स्की's आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ, ये जो अपने आप से बात करके रास्तों के बारे में सोचना है वो किस तरीके का इशारा है। कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, कि वो इमेच्योर है। सेल्फ रेगुलेशन, वो अपने आप को रेगुलेट कर रही है। ईगो सेंट्रलिज्म, वो अपने आप को केंद्रित कर रही है, सेंट्रलिज्म कर रही है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो पागल है। तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट। स्वनियमन, वो अपने अंदर कंट्रोल कर रही है कि हाँ मैं ये करूँ ये करूँ, सो इट इज़ अ नॉट एन बैड थिंग। इवेल्युएशन प्रैक्टिस शुड एम एट, इवेल्युएशन प्रैक्टिस है उसको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। लेबल मतलब बच्चों के ऊपर लगा देना कि ये ऐसा ही है, डफर है, होशियार है, बहुत बातूनी है, ये लेबल नहीं लगाने चाहिए। सेग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, सेग्रेशन मतलब बांट देना हुआ स्टूडेंट की एबिलिटी के हिसाब से, नहीं। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, बच्चों की ज़रूरत और रिक्वायरमेंट को समझना। आइडेंटिफाइंग और हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छे बच्चों को अलग चुनना ताकि उसको प्राइज दे सके। सबसे ज़्यादा सही है थर्ड, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, आई होप सो, राइट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंदर, ठीक है, हेरिडिटी ओनली, इंडिविजुअल डिफरेंस है वो किस वजह से होते हैं? हेरिडिटी मतलब वंश में ही होते हैं। एनवायरनमेंट ओनली, सिर्फ पर्यावरण की वजह से होती है। नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट, ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों ही चीज़ों की वजह से बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी राइट, यस। तो इसी के साथ हमारे जो 30 क्वेश्चंस हैं ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये होते हैं कंप्लीट। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप सभी को बहुत ही यूज़फुल लगे होंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। अभी नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा होगा मैथमेटिक्स का होगा, उसके बाद एनवायरनमेंट का होगा। तो सारे पेपर सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो दूसरों तक भी ज़रूर से पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।